मार्केट में खरीदार नहीं और प्रॉपर्टी के रेट आसमान छूते जा रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गणित पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, बिल्डर्स कैश फ्लो बनाए रखने के लिए कीमतें गिराने के बजाय प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी और ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन की उम्मीद में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, जिससे असली खरीदारों के लिए अफोर्डेबल ऑप्शंस कम हो रहे हैं। अब बिल्डर्स के पास इसे कम करने का तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि नई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और गवर्नमेंट टैक्सेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे बिल्डर को दाम कम करने में मुश्किल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रीसेल मार्केट में भी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सेलर्स अभी भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट अब सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए या तो दाम स्थिर होंगे या फिर मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि यह करेक्शन कब और कितना बड़ा होगा। क्या सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करेगी या मार्केट अपनी ही गति से बैलेंस होगा? क्या ब्याज दरों में बदलाव आएगा जिससे खरीदारों को कुछ राहत मिल सके, या फिर आने वाले वर्षों में डिमांड और सप्लाई का संतुलन खुद ब खुद बनेगा? ये सभी सवाल आज हर उस मध्यवर्गीय परिवार के मन में घूम रहे हैं जो अपने घर का सपना देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे एक प्रॉपर्टी क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रियल एस्टेट की स्थिति लगातार बदल रही है और हमें हमारे सपनों के घर से दूर ले जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जरा सोचिए, सालों तक कड़ी मेहनत करने और हर संभव रुपए बचाने के बाद भी आज एक घर खरीदना एक दूर का सपना बनकर रह गया है। वह घर जो कभी हर इंसान की बुनियादी जरूरत हुआ करता था, आज सिर्फ अमीरों की पहुंच में सिमट गया है। ये सिर्फ एक कड़वी सच्चाई नहीं, बल्कि लाखों भारतीयों की आंखों में छुपा एक सिसकता हुआ दर्द है। 1990 के दशक में एक साधारण भारतीय जहां 5 से 7 साल की मेहनत और बचत में ही घर खरीद लेता था, आज वही घर खरीदने के लिए एक आम इंसान को 20 साल से भी ज्यादा की जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों में औसत प्रॉपर्टी की कीमतें आम आदमी की सालाना आय से 10 गुना ज्यादा हो चुकी हैं। यानी अगर किसी की सालाना आय 10 लाख रुपए है तो उसे एक छोटा सा घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में यही फर्क सिर्फ 4:1 का है, जहां आम लोगों के लिए घर खरीदना अभी भी संभव है। पिछले एक दशक में भारतीय रियल एस्टेट बाजार ने जो रूप लिया है वह किसी से छुपा नहीं है। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, पर एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने सपनों का घर खरीदना लगभग असंभव हो गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? ऐसा क्या बदला है कि जो कभी एक आम आदमी का सपना था, अब वह सिर्फ अमीरों की पहुंच में सिमट कर रह गया है? भारतीय रियल एस्टेट अब जरूरत के बजाय निवेश और कालाबाजारियों का अड्डा बन चुका है। प्रॉपर्टी को अब एक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक कमाई के साधन के रूप में देखा जाने लगा है। बढ़ते बाजार में निवेशक और बिल्डर्स प्रॉपर्टी होल्ड करके कीमतें बढ़ा रहे हैं, जिससे वास्तविक खरीदारों के लिए विकल्प बहुत ही सीमित हो रहे हैं। इस वजह से जो एक समय में एक बुनियादी जरूरत थी, वही अब एक महंगी और एक जोखिम भरी निवेश प्रक्रिया बन गई है। इससे मध्यम वर्गीय पिस रहा है और उनके परिवारों की राह और भी कठिन हो गई है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा घर खाली पड़े हैं? ये संख्या किसी भी बड़े शहर की आबादी से भी अधिक है, क्योंकि ये घर सिर्फ निवेश के मकसद से ही खरीदे गए हैं, न कि रहने के लिए। एक तरफ जहां वास्तविक घर की जरूरत रखने वाले लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि खाली पड़े ये घर उनके मालिकों के लिए केवल एक वित्तीय निवेश बने हुए हैं। दूसरी ओर भारत में रेंटल यील्ड केवल 2 से 3% प्रति वर्ष है, जिसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी मालिक अब केवल प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की उम्मीद में ही इसे होल्ड किए रहते हैं, बजाय इसके कि वो नियमित आय के रूप में एक अच्छा किराया प्राप्त करें। यह कम रेंटल यील्ड ये दर्शाता है कि रियल एस्टेट अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गया है, न कि एक एक्टिव इनकम का स्रोत। इससे न केवल प्रॉपर्टी बाजार में असंतुलन बढ़ रहा है, बल्कि आम आदमी के लिए किराए पर घर ढूंढना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि निवेशक और बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी को बेचने या किराए पर देने के बजाय केवल मूल्य वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रियल एस्टेट का वो मूल उद्देश्य जो हर इंसान को एक सुरक्षित और सुलभ छत देने का था, कहीं गुम सा हो गया है। आज का यह उद्योग सिर्फ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का खेल बनकर रह गया है।
सरकार भी इसे गंभीरता से लेने के बजाय इसे विकास और आर्थिक आंकड़ों के नजरिए से इसे देख रही है। जो घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत हुआ करता था, वो अब अमीरों के लिए निवेश का जरिया बन चुका है। ये सवाल मन को दुखाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास की यही कीमत हमें चुकानी थी? क्या हमने अपने सपनों को, अपनी बुनियादी जरूरतों को सिर्फ इसलिए भुला दिया क्योंकि यह व्यवस्था हमें सिर्फ नंबरों और आंकड़ों पर सोचने पर मजबूर करती है? आजकल की प्रक्रिया में जिस तरह से जमीन की ऑक्शन, बिल्डर के लिए कंस्ट्रक्शन रूल्स और टैक्स व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं, उससे आम लोगों के लिए घर खरीदने की संभावनाएं और भी कम होती जा रही हैं। बिल्डर पर सस्ते मकान मुहैया कराने का दबाव बनाने के बजाय बिल्डर को महंगी से महंगी जमीन ऑक्शन के द्वारा दी जा रही है, जिससे बिल्डर पर और भी महंगी प्रॉपर्टी बेचने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि बिल्डरों को पहले ही जमीन खरीदने में भारी निवेश करना पड़ रहा है, जिससे वो केवल हाई प्रॉफिट लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही लॉन्च कर रहे हैं। जब जमीन ही महंगे दामों पर मिलेगी तो बिल्डर सस्ते घर कैसे बना सकते हैं? और इस वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है और रियल एस्टेट बाजार केवल अमीरों और बड़े निवेशकों के लिए एक खेल बनकर रह जाता है। नोएडा, गुरुग्राम या मुंबई जैसे शहरों में जहां जमीन की लागत ही प्रॉपर्टी की कुल कीमत का लगभग 60% होती है, बाकी निर्माण खर्च, सरकारी शुल्क और भारी बिल्डर मुनाफे में चला जाता है। जब जमीन ही इतनी महंगी होगी तो बिल्डर चाहकर भी सस्ते मकान बना ही नहीं सकते। इसके अलावा सरकार भी डेवलपमेंट फीस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और अन्य टैक्स लगाकर प्रॉपर्टी को और भी महंगा बना रही है। ज्यादा जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी लगने से इसमें अधिक से अधिक लोग ब्लैक मनी लगाने के लिए प्रेरित रहते हैं और प्रॉपर्टी बाजार एक आम इंसान के बजाय कुछ खास लोगों के लिए ब्लैक मनी छुपाने का एक जरिया बन जाता है। याद रखिए, जिस दिन सरकार ने प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी लगाने के लिए रोक लगा दी, उसी दिन से इंडिया का प्रॉपर्टी बाजार धराशायी हो जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं शुरू तो की हैं ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिले, लेकिन मोटे मोटे टैक्स वसूलना और बिल्डर को प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए लंबी और जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर पर बोझ बढ़ा दिया जाता है, जिससे किफायती घरों का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है और ऐसी योजनाएं बस दिखावा बनकर ही रह जाती हैं। बिल्डर्स को कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले दर्जनों सरकारी अप्रूवल से गुजरना पड़ता है। इन अप्रूवल्स में समय और पैसा दोनों ही खर्च होते हैं और ये अतिरिक्त लागत अंततः घर की कीमतों में जुड़ जाती है। नतीजा, जिस घर को अफोर्डेबल कहा जा रहा था, वही घर फिर मध्यवर्गीय परिवारों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अगर सरकार वास्तव में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना ही चाहती है तो सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बिल्डिंग अप्रूवल प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना होगा, टैक्स का बोझ कम करना होगा और होम लोन को और अधिक आसान बनाना होगा। क्या भारत कभी इस हाउसिंग क्राइसिस को सुलझा पाएगा या घर खरीदना सिर्फ अमीरों का ही अधिकार बना रहेगा? अगर जल्द ही बढ़ते दामों को नियंत्रित नहीं किया गया तो बाजार में एक भारी मंदी देखने को मिल सकती है, जो न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। जब प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ती हैं लेकिन खरीदारों की संख्या घटती जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब बाजार में असंतुलन पैदा हो जाता है और आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इसलिए यदि बाजार की स्थिति नहीं संभली तो बाजार खुद को संतुलित करेगा, फिर चाहे इसके लिए कोई बड़ा करेक्शन ही क्यों ना आए। जय हिंद।